जब मैंने वीवो के X100 सीरीज़ के बारे में वीडियो बनाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि उसमें LPDDR5D वाला रैम देखने के लिए मिलेगा। आपने LPDDR4X, LPDDR5X इन सारे रैम के बारे में तो ऑलरेडी सुन रखा है, लेकिन ये जो LPDDR5D करके एक नया रैम आ रहा है, असल में वो है क्या चीज़? जो LPDDR4X है या फिर LPDDR5X है, उन सब से ये कितना अलग है और इसका नाम X की जगह T क्यों लगा दिया गया है, यही मैं आपको इस वाले वीडियो में बताऊंगा। और ये रैम आपको केवल Dimensity 9300 वाला प्रोसेसर में ही देखने के लिए मिलेगा, यानी उस प्रोसेसर के साथ जितने भी फ़ोन आएंगे उसमें आपको LPDDR5D टाइप का रैम देखने के लिए मिलेगा। और स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 होगा, उसमें LPDDR5D रैम का सपोर्ट नहीं दिया गया है, तो LPDDR5X वाला ही मिलेगा। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको इसी LPDDR5D रैम के बारे में ही बताऊंगा और इसके साथ साथ आपको जो 4X है, जो 5X है, इसके बारे में जानने के लिए मिलेगा। और एक रैम के बारे में शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, LPDDR1E या फिर LPDDR2E, 3E, इस टाइप के रैम भी देखने के लिए मिलते थे, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जो LPDDR है या फिर जो DDR है उसका मतलब जान पाओगे। अगर आप लोग DDR रैम के बारे में जानना चाहते हो तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो उसको आप जाके देख सकते हो, काफ़ी तगड़ा वाला वीडियो है। और इस वाले वीडियो में आप लोग ये भी जानोगे कि LPDDR और DDR मेमोरी में क्या अंतर होता है। तो चलो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि DDR मेमोरी क्या होती है। उसमें मैंने SDR रैम के बारे में भी बताया था और DDR रैम के बारे में भी बताया था, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं आपको DDR के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। उस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1993 में SDR रैम आया था और उसके बाद 1997 में सैमसंग ने DDR रैम को बनाया था। SDR और DDR में क्या अंतर है, अगर ये जानना चाहते हो तो आपको वही वाला वीडियो देखना पड़ेगा। नहीं बताऊंगा, इसके लिए गुस्सा मत हो जाना। LPDR रैम के बारे में जानने के लिए उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और उस वाले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जिसको हम लोग रैम बोल रहे हैं उसका एक्चुअल नाम SD रैम है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। तो देखो 1993 में SDR रैम आया, उसके बाद 1997 में DDR रैम आया, फिर 2000 ईस्वी तक आते आते DDR रैम पूरी तरह से फेमस हो गया था और 2003 में DDR का दूसरा वर्जन DDR2 भी आ गया था। उसके बाद उसका अलग अलग जनरेशन आने लगा, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया और आजकल जैसा कि आप लोगों को पता है 5 भी आ चुका है। अब मैं LPDDR रैम के बारे में बताता हूँ कि ये क्या होती है और DDR रैम से ये कितना अलग होती है। अगर मैं इसका फुल फॉर्म बताऊँगा ना तो इसका आधा डिफरेंस तो यहीं से पता चल जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है लो पावर DDR रैम। इसको मोबाइल DDR रैम से भी जाना जाता है, जिसको कि शॉर्ट में MDDR रैम भी बोलते हैं। तो यहीं से पता चल गया कि जो LPDDR मेमोरी होती है वो कम पावर लेती है, नाम से ही पता चल गया। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं तो जो DDR5 वाला रैम है वो 1.1 वोल्ट पर काम करता है, लेकिन जो LPDDR5 रैम है वो 0.5 वोल्ट पर काम कर सकता है। हालांकि इसका और भी वर्जन है, जैसे कि 1.05 वोल्ट और एक है 1.8 वोल्ट, अलग अलग टाइप के हैं। लेकिन यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि जो DDR रैम है वो जहाँ 1.1 वोल्ट पर काम करती है, वहीं LPDDR सिर्फ 0.5 वोल्ट पर काम कर सकती है, तो आधा से भी कम पावर लेता है। और इसका मैक्सिमम स्पीड पता है 8500 मेगाहर्ट्ज़, जबकि जो DDR5 मेमोरी है उसका मैक्सिमम स्पीड 7800 मेगाहर्ट्ज़ ही है। कम पावर भी ले रही है और स्पीड भी ज़्यादा दे रही है। कम खा के ज़्यादा पावर वो निकाल पाता है LPDDR मेमोरी नहीं, रैम। इसके अलावा भी इन दोनों के बीच में और डिफरेंसेस होती है, जैसे कि DDR रैम को हम लोग दुकान से ख़रीद सकते हैं और उसको बाहर से लगाते हैं, लेकिन जो LPDDR रैम होती है उसको हम लोग दुकान से नहीं खरीद सकते, क्योंकि दुकान में मिलता ही नहीं है और उसको हम लोग बाहर से नहीं लगाते हैं। वो मदरबोर्ड के साथ ऑलरेडी सोल्डर्ड आता है, मतलब आप फ्यूचर में कभी उसको अपग्रेड करना चाहो तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। वैसे मोबाइल में तो अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आजकल के कुछ लैपटॉप जो आ रहे हैं ना वो LPDDR रैम के साथ आते हैं, जिसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वो सोल्डर्ड होती है। जैसे कि एप्पल का मैकबुक हुआ
या फिर ईवो वाले लैपटॉप होते हैं आजकल निकलते हैं जो पतले होते हैं, उनमें LPDDR रैम लग के आती है जिसको कि हम लोग बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते। DDR मेमोरी साइज़ में बड़े होते हैं और LPDDR साइज़ में छोटे होते हैं। अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो ये जो LPDDR रैम है ना वो DDR रैम ही है, लेकिन जितने भी छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं उन सब में लगाने के लिए या फिर जो बैटरी वाले डिवाइसेस होते हैं ताकि जल्दी बैटरी ख़त्म ना हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये बहुत कम पावर लेती है। तो मोबाइल फ़ोन हुआ जिसमें छोटी बैटरी लगती है और अगर लंबा बैकअप चाहिए तो LPDDR मेमोरी ही बेस्ट रहती है क्योंकि ये कम पावर लेती है। तो मैं समझता हूँ LPDDR रैम के बारे में आप क्लियर हो गए हो। अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि जो LPDDR 4 है, 5 है या फिर 3 है, उन सब में डिफरेंसेस क्या है। तो ये जो है ना वो इसका जनरेशन है। जैसे 1 सबसे पहले आया, उसके बाद आया 2, उसके बाद आया 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 आया। तो ये इसका जनरेशन है। जैसे जैसे इसका जनरेशन बढ़ रहा है ना तो इसका स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन पावर का जो खपत है वो और भी कम होते जा रहा है। मतलब कम खाना खा रहे हैं और काम वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग मान सकते हो। यानी 2 1 से बेटर है, 2 से बेटर 3 है, 3 से बेटर 4 है, 4 से बेटर 5 है। बस आप लोग इतना समझ लो। ये तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ई होती है नंबर के बाद में या फिर जो x देखने के लिए मिलता है 4x या फिर 5x, और उसके बाद ये जो t है असल में वो है क्या चीज़। तो देखो किसी रैम में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करने के बाद उसको एक अलग रैम बना दिया जाता है ना, तो ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं किया गया है, इसीलिए उसको नया जनरेशन तो नाम नहीं दे सकते। हालांकि वो लोग अगर नया जनरेशन भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन आप इतना समझ लो कि उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया है। मान लिया LPDDR 4 रैम है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया और एक नया LPDDR रैम बनाया गया, लेकिन दोनों में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंसेस है। इस तरीके के रैम को नया जनरेशन नहीं माना जाता है, इसीलिए उसको उसी जनरेशन में रखने के बाद उसके बाद में कुछ शब्द जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि ई हुआ या फिर x हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया, या फिर t हुआ, क्योंकि उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है इसलिए उसको उसी जनरेशन में रखते हैं। बेसिकली किया जाता है उसके अंदर का जो क्लॉक होती है ना उसको 33% तक बढ़ा दिया जाता है। मतलब क्लॉक का जो स्पीड है उसको 33% तक बढ़ा दिया जाता है, जिससे उसका जो स्पीड होता है ना वो भी बढ़ जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो जो LPDDR 5 है ना उसका मैक्सिमम स्पीड 6500 है, जबकि LPDDR 5X वाला जो रैम है उसका मैक्सिमम स्पीड 8533 मेगाहर्ट्ज़ है। तो देख सकते हो कि इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है उसका क्लॉक स्पीड को बढ़ाने से ही। तो ये जो LPDDR 5T है ना वो भी सेम इसी तरीके का रैम है, बस इसका जो स्पीड है ना उसको बढ़ाया गया है और इसका स्पीड है 9600 मेगाहर्ट्ज़। और ये जो लास्ट में T होती है उसको कुछ भी मान सकते हो, जैसे कि X को एक्स्ट्रा मान लो, और जो T रैम जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसको टर्बो बोला गया है। तो बस आप इतना समझ लो कि ये कुछ नहीं है, बस LPDDR रैम ही है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसका स्पीड को बढ़ा दिया गया है और एक नया रैम का नाम दे दिया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप LPDDR रैम के बारे में अच्छी तरह से समझ गए और इसके लास्ट में जो E आता है या फिर X आता है या फिर जो T आता है उसका क्या मतलब होता है ये भी आप समझ गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और हम किसी दूसरे वाले वीडियो मिलते हैं। सभी को बाय।